नमस्ते मेरे कहानी के साथियों, स्वागत है आपका। भूत गांव में कहते हैं अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, पर कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जहां मौत भी राउंड लगाती है। आज की कहानी आई है दिल्ली के एआईएम्स अस्पताल से, जहां रात की ड्यूटी करने वाली नर्सें अब भी तीसरी मंजिल का नाम सुनते ही कांप जाती हैं। कहते हैं जो भी वहां भर्ती हुआ सुबह तक या तो गायब हो गया या लाश बनकर बाहर निकला। और आज रात आप सुनने जा रहे हैं एआईएम्स की तीसरी मंजिल। लेकिन उससे पहले बताइए आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं, और जब ये वीडियो चल रहा है रात के कितने बजे हैं। अगर ये कहानी आपको सच में सेहरन दे जाए तो चैनल भूत गांव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात से एक नया वार्ड खुलता है और हर कहानी में एक नई आत्मा मिलती है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर कमेंट एक रूह को आवाज देता है। अब आंखें बंद कीजिए और सुनिए वो कहानी जहां तीसरी मंजिल का दरवाजा अब भी खुला है। ड्यूटी लॉग: राधिका वर्मा, स्टाफ नर्स, नाइट शिफ्ट। तारीख 11 नवंबर, समय 8 रात 6 सुबह। वार्ड एआईएम्स तीसरी मंजिल, जनरल मेडिसिन वार्ड का। मैंने अपने हाथों को सैनिटाइजर से रगड़ते हुए घड़ी देखी। रात के 8 बजे। दिल्ली की सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी और एआईएम्स के गलियारे वही पुराने, सफेद और ठंडे थे, जैसे किसी बड़े शांत जानवर का पेट जहां सब कुछ सुनाई देता है। स्टेथोस्कोप की खट, बेड की पहियों की छर्र और कहीं दूर उठती गिरती सांसें। पहली नाइट शिफ्ट। मैं डर नहीं थी, कम से कम खुद से यही कहती रही। तीसरी मंजिल के लिफ्ट के बाहर पीली सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे आंख झपकाती हो। लिफ्ट खुली तो वार्ड बॉय सलीम भारी रजिस्टर लेकर बाहर आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई अनकहा नियम याद दिला रहा हो। नहीं हो? हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। राधिका? सलीम ने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साइन कर दीजिए। और तीसरी मंजिल में अगर कोई सीटी सुने तो समझना ओटी नहीं, वार्ड सी से आती है। मैंने हंसी का अभिनय किया। सीटी? हवा की आवाज या किसी की? वह धीमे से बोला, मतलब कभी कभी रिसेप्शन डेस्क पर बैठी डॉ मीरा सिंह ने मेरी तरफ हल्का सिर हिलाया। उनके बाल सख्ती से बंधे हुए थे, जैसे हर चीज पर नियंत्रण जरूरी हो। राधिका, वेलकम टू नाइट ड्यूटी। वार्ड सी में 7 मरीज हैं। बेड नंबर 33 फिलहाल खाली है। मैंने पेन रोक दिया। खाली? हाँ, उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया। खाली रहना ठीक है। उनके रुखे शब्दों के पीछे जैसे कोई बंद दरवाजा था जिसके भीतर से धड़कनें आती हैं। मैंने कुछ और पूछना चाहा, पर मीरा मैम ने नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ा दी। मैंने अपने बैज को सीधा किया, फाइलें उठाईं और वार्ड सी की तरफ बढ़ गई। वार्ड सी का गलियारा लंबा और पतला था, जैसे कोई सांप। दोनों तरफ बेड़ों की कतारें, नीली चादरें, मॉनिटर पर टिमटिमाती हरी रेखाएं, हवा में फिनाइल और दवाइयों की मिली जुली गंध, और उस गंध के नीचे, बहुत नीचे, कोई ठंडी सी परत, जैसे भीगी दीवार। मैंने पहला राउंड शुरू किया। बेड 28 पर बुजुर्ग अंकल की ऑक्सीजन नोजल ठीक की। बेड 30 पर ग्लूकोज ड्रिप का फ्लो कम किया। बेड 31 की लड़की ने आंख खोलकर पूछा, दीदी रात लंबी होगी ना? मैंने केवल मुस्कुरा दिया। कभी कभी मुस्कान एक झूठ का सबसे नरम रूप होती है। बेड 33 तक आते आते मैं ठिठक गई। बेड साफ था, चादरें खिंची हुई, तकिए पर हल्का सा दबाव, जैसा अभी किसी ने सर हटाया हो। मैंने उंगलियां चादर पर फेरी। कपड़ा अब भी गर्म था। सलीम, मैंने धीमे स्वर में पुकारा। वह कुछ ही सेकंड में पास आ गया। किसे एडमिट किया गया था यहां? किसी को नहीं, उसने तुरंत कहा। फिर एक पल रुककर बोला, यह बेड अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी का इंतजार करता हो। प्रोटोकॉल के हिसाब से खाली बेड भी वार्म नहीं होना चाहिए। हीटर तो पूरे वार्ड में एक जैसा है। सलीम ने कंधे उचका दिए। नाइट जर्नल में नोट कीजिएगा अगर चाहें तो। मैंने अपनी डायरी खोली, नई नीले कवर की। पहले पन्ने पर साफ अक्षरों में लिखा, नर्स की डायरी, जो देखा जैसा देखा। मैंने लिखा, बेड 33 खाली पर तकिया गर्म। संभावित कारण, हीटर हालिया उपयोग, सत्यापन शेष,
रात के 10 बजे मीरा राउंड पर आई। मैंने बेड 33 के बारे में पूछा। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए झिलमिलाहट आई। चिंता या चेतावनी? राधिका, बेड 33 की फाइल तुम्हें मिल जाएगी रिकॉर्ड रूम में, पर इस वक्त इसकी जरूरत नहीं। मरीजों पर ध्यान दो। लेकिन मैम, नो रोमांस विथ घोस्ट स्टोरीज। वह हल्का मुस्कुराई। क्रिटिकल मरीज को मॉनिटर करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर भीतर जिज्ञासा का छोटा बीज अब अंकुर बन चुका था। शिफ्ट के बीच की खामोशी में जिज्ञासा सबसे तेज बोलती है। 11 बजे शांति टूट गई। बेड 30 की मशीन ने बीप बीप करके सबको चौंका दिया। मैंने दौड़कर पैरामीटर चेक किए। नाड़ी तेज, रक्तचाप गिरता हुआ। दवा लगाई, श्वास नियमित की, सिग्नल स्थिर हुए। वापस मुड़ी तो वार्ड के दूसरे कोने से सीटी की साफ आवाज सुनाई दी। लंबी, रुक रुक कर, जैसे पटरियों पर कोई ट्रेन गुजर रही हो। पर तीसरी मंजिल पर रात के 11 बजे ट्रेन कहां से? सलीम मेरी तरफ देखने लगा। सुना आपने? मैंने गर्दन हिलाई। कहां से आई ये आवाज? कहते हैं जब। वह रुका, फिर बोला, जब किसी की ड्यूटी अधूरी रह जाती है तो वो सीटी बजती है। किसकी ड्यूटी? वार्ड की, उसने धीमे से उत्तर दिया। और बेड 33 की? मैंने अनायास उधर देखा। बेड 33 की चादर अब थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई बैठा हो और फिर खड़ा हो गया हो। मैंने खुद को झिड़का। तुम घबरा रही हो, मन ने कहा। तुम नर्स हो, विजुअल परसेप्शन और एग्जॉस्शन के खेल हैं ये। 12 बजने में 5 मिनट थे। हड़बड़ी के बीच एक नर्स स्टेशन के पास बैठी इंटरकॉम पर हल्की सी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई बहुत करीब से धीरे धीरे बोल रहा हो, पर शब्द साफ न हो। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो। उत्तर में कुछ नहीं, सिर्फ सांस। मैं सुनती रही। 2, 3, 5 सेकंड, फिर एक धीमा शब्द, डायरी। मैंने एक झटके से रिसीवर रख दिया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। डायरी? मेरी डायरी या किसी और की? 12:05। वार्ड के दरवाजे के कांच पर किसी ने दस्तक दी। टिक टिक। दरवाजा अंदर से बंद था, पर बाहर कोई दिखा नहीं। मैं आगे बढ़ी, कांच से झांका, गलियारा खाली। तभी पीछे से सलीम की आवाज आई। मैम बुला रही हैं, बेड 31 की मां चेक कर दीजिए। मैंने कांच से नजर हटाई, मुड़ी, और मेरी धड़कन एक पल के लिए थम गई। बेड 30 की चादर अब बिल्कुल सपाट नहीं थी। तकिए के पास पन्ने जैसा कुछ रक्सा था, एक पतला पीला मुड़ा तुड़ा कागज। मैं सावधानी से आगे बढ़ी, कागज उठाया। पुराने वार्ड नोट का पन्ना, किनारों से टूटता हुआ। उस पर स्याही गाढ़ी थी और ऊपर तारीख धुंधली, बरसात की रात जैसी कुछ। सबसे नीचे एक नाम था जो मेरी आंखों में चुभा, अंजलि। और उसके नीचे बेड 33। मैंने सिर उठाकर वार्ड को देखा। सब सामान्य, मशीनें, सांसें, नींद। सिर्फ मेरी सांस तेज थी। मैंने कागज डायरी के बीच रखा और बेड 31 की तरफ चल दी। लड़की सो गई थी, उसकी मां कुर्सी पर ही झपक रही थी। मैंने कंबल ठीक किया, पानी रखा और लौट आई। 1 बजे बिजली का वोल्टेज गिरा। ट्यूबलाइट ने हल्की सी लहराई हुई रोशनी दी, जैसे पानी के नीचे देखकर चलना। उसी डगमगाती रोशनी में मैंने पहली बार उसे देखा। कॉरिडोर के मोड़ पर खड़ी एक आकृति, मरीज का हल्का सा हरा गाउन, बाल कंधों तक, सिर थोड़ा सा झुका हुआ। दूरी ज्यादा नहीं थी, पर उसके चेहरे की जगह एक धुंध सी थी, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। माम, मैंने पुकारा। आप कौन से बेड पर हैं? आकृति ने सिर उठाया और तब मैंने उसकी टखनों पर नजर डाली। मेरी पीठ में ठंडा पानी उतर गया। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे, जैसे शरीर ने तय कर लिया हो कि उसे वापस लौटना है, हमेशा के लिए। मैंने एक कदम पीछे हटाया। आकृति ने कोई हरकत नहीं की, बस हल्का सा दायां हाथ उठाया, जैसे बुला रही हो। मेरी नर्स ट्रेनिंग ने कहा, तमीज से पूछो, पहचानो, सुरक्षा बुलाओ। मेरे भीतर की दूसरी आवाज ने कहा, न भागो, पर करीब भी मत जाओ। आप अंजलि हैं? शब्द अपने आप मुंह से निकल गए। एक हल्की सी सीटी फिर बजी, इस बार बहुत पास, जैसे मेरे कान के पास। आकृति थम गई, उसका सिर और झुका। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया।
पर जैसे ही मैंने तीसरा कदम रखा, वार्ड का अलार्म अचानक चीख उठा। बेड 28 पर बुजुर्ग अंकल की ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही थी। मैं दौड़ी, लाइन ठीक की, ऑक्सीजन बढ़ाई, डॉक्टर को पेश किया। मीरा तेज कदमों से आई। हमने मिलकर मरीज को स्थिर किया। जब सब संभल गया, मैं पसीने में भीगी खड़ी थी, जैसे अभी मैराथन दौड़ी हूं। मीरा मैम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। गुड वर्क राधिका, नाइट्स आर ब्रूटल, मैंने हिम्मत करके कहा। मैम, मैंने एक मरीज को देखा गाउन में, और उसके पैर। तुमने अपना ब्रेक लिया, मीरा ने बीच में रोका। नहीं, जाओ 5 मिनट के लिए बाहर हवा खा आओ, वह बोली। और डायरी में जो लिखती हो साफ लिखना, यहां चीजें धुंधली ठीक नहीं होती। उन्होंने यह कहते वक्त मेरी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वह मेरे अंदर छुपी हुई घबराहट को पढ़ सकती है। मैं नर्स स्टेशन से अपनी डायरी उठाकर बाहर कॉरिडोर में आ गई। वहां वही टिमटिमाती रोशनी, वही ठंड। मैंने बैठने के लिए एक छोटी स्टील की कुर्सी खींची। सामने दीवार पर वार्ड शेड्यूल का चार्ट था। नर्स प्रभा का नाम कई पुराने महीनों में दिख रहा था। नर्स प्रभा, वही नाम जो शाम को हैंडओवर में किसी ने फुसफुसा कर लिया था। अगर सच जानना हो तो प्रभा आंटी से पूछना। मैंने डायरी खोली। उसी पीले पन्ने के नीचे मैंने लिखना शुरू किया। समय 1:40 AM। कॉरिडोर में एक महिला आकृति, मरीज गाउन पहने, पैर उल्टे, पहचान स्पष्ट। अंजलि नाम पर प्रतिक्रिया जैसे स्थिरता। बेड 28 पर इमरजेंसी उसी क्षण। मैंने पेन रखा। गर्दन के पीछे अचानक सिहरन हुई। किसी की सांस बहुत पास। मैंने पलट कर देखा, वहीं ठीक पीछे वह खड़ी थी, उतनी ही दूर जितनी दो दिलों के बीच एक डर हो। उसके पैरों की दिशा मेरे मस्तिष्क में झंझना कर चुभी। मैं कुर्सी से उठी पर खड़ी रह गई। आप क्या चाहती हैं? मेरी आवाज शून्य में एक पतला धागा थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया, हथेली में कुछ था। धीरे धीरे उसने उसे मेरी ओर बढ़ाया। एक चाबी, छोटी, काली, पुरानी। उस पर उभरे अंकों में लिखा था 33। मैंने चाबी नहीं ली। उसने एक पल मेरी तरफ देखा, या शायद मुझे ऐसा लगा। फिर उसने चाबी को धीरे से मेरी डायरी पर रख दिया। उसके अगले ही क्षण ट्यूबलाइट ने एक लंबा झपका लिया और वह गायब। सिर्फ चाबी बची, ठंडी और भारी। मैं चाबी को देखते हुए अंदर लौटी। वार्ड में सब सामान्य था, सिर्फ बेड 33 के पास हवा थोड़ी ठंडी थी, जैसे वहां कोई खिड़की खुली रह गई हो। मैंने हिम्मत करके चाबी जेब में रख ली। कहाँ थी? सलीम ने पूछा। कॉरिडोर में हवा ले रही थी, मैंने कहा। हवा? उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। तीसरी मंजिल की हवा पुराने किस्से सुनाती है, कभी कभी सच भी। 2 बजे के बाद अस्पताल की रात सबसे भारी हो जाती है। गाड़ियों की आवाजें थम जाती हैं। शहर की नींद वार्डों के अंदर तक उतर आती है। मैंने मशीनों के चार्ट फिर से अपडेट किए। बेड 31 की मां ने पानी मांगा, मैंने दिया। बेड 30 के मरीज ने करवट ली, मैंने चादर ठीक की। मैं काम में उलझी रही, पर दिमाग में चाबी का वजन बना रहा। ये चाबी किसे खुलती है? क्या वार्ड में कोई ऐसा लॉकर है? बेड 33 का। मुझे हैंडओवर में रिकॉर्ड रूम का जिक्र याद आया। रिकॉर्ड रूम, वार्ड सी के अंत में छोटे से गलियारे के पार, दाएं तरफ। वहां पुराने केस शीट, वार्ड के लॉग, बिना क्लियरेंस लगी फाइलें। मैंने नर्स स्टेशन की घंटी पर साइलेंसर चेक किया और सलीम से कहा, मैं रिकॉर्ड रूम से एक फाइल ले आऊंगी, 2 मिनट। सलीम ने मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा, दरवाजा खुले तो अंदर पूरा मत घुसना, आधा खुला रखिएगा। क्यों? क्योंकि बंद दरवाजे बोलते नहीं, निगल लेते हैं। रिकॉर्ड रूम का दरवाजा ठंडा था, उसी ठंड का एक टुकड़ा जो मुझे बेड 33 के पास महसूस हुआ था। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा आधा खुला। भीतर हल्की बासी गंध, फाइलों की धूल और कागज के रगड़ने की खराश। मैंने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में लकड़ी का एक छोटा लॉकर दिखा, जिस पर भी उभरे अंकों में लिखा था 33। मेरी सांस अटक गई। चाबी मेरे जेब में ठंडी पड़ी थी। मैंने बाहर गलियारे की तरफ देखा, सब शांत। दरवाजा आधा खुला। मैंने चाबी लॉकर में घुमाई। एक पुरानी सूखी आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत समय बाद गला साफ किया हो। लॉकर खुला। अंदर एक डायरी थी, काले कवर की, किनारे उधड़े हुए, ऊपर स्याही से लिखा, अंजलि नाइट नोट्स।
मैंने डायरी उठाई। उसी पल रिकॉर्ड रूम के सीलिंग फैन ने हाफते हुए घूमना शुरू किया, जबकि मैंने उसे चलाया नहीं था। पन्ने अपने आप फड़फड़ाए और डायरी ठीक उस पन्ने पर ठहर गई जहां एक तारीख थी, 15 जुलाई, बारिश की रात। नीचे पहला वाक्य, आज बेड 33 पर मुझे नींद नहीं आई। किसी ने मेरे कान में सीटी बजाई और कहा, ड्यूटी अधूरी है। मेरे कानों में किसी ने छूकर सा फुसफुसाया, ड्यूटी। मैंने डायरी बंद कर दी, लॉकर फिर से बंद किया, चाबी जेब में डाली और फाइल काउंटर के सहारे खुद को संभाला। उंगलियां कांप रही थीं। दरवाजा आधा खुला था। मैंने गहरी सांस ली और बाहर आ गई। कॉरिडोर में लौटते ही मीरा सामने से आती दिखी। राधिका, कहाँ थी? रिकॉर्ड रूम, मैंने डायरी दिखाते हुए कहा। ये अंजलि की है, शायद बेड 33 से जुड़ी। मीरा मैम ने डायरी को एक नजर देखा। उनकी आंखों में वो परिचित झिलमिलाहट फिर आई। इसे अभी नर्स स्टेशन पर रख दो, सुबह बात करेंगे। मैम, मैंने उसे देखा। मैंने अचानक कह दिया। उसके पैर, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ चीजें देखने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं, और कुछ सिर्फ दर्ज करने के लिए। तुमने दर्ज किया? मैंने सिर हिलाया। अच्छा, उन्होंने कहा। तो आज की रात तुमने तीसरी मंजिल के नियम सीख लिए। सुबह के 4 बजे वार्ड में हलचल फिर बढ़ने लगी। कुछ मरीजों के रिश्तेदार बारी बारी से जागने लगे। पानी की बोतलों में आवाजें भरने लगीं। रात कम होने लगी थी, पर मेरे भीतर रात अभी पूरी नहीं हुई थी। बेड 33 पर मेरी नजर बार बार चली जाती। वहां अब भी कोई नहीं था, पर तकिए पर जैसे कोई अदृश्य सिर टिकाकर रात काट रहा हो। मैंने आखिरी निरीक्षण शुरू किया। पल्स, बीपी, तापमान सब नोट किया। नर्स स्टेशन पर आकर मैंने डायरी खोली। अपनी नहीं, अंजलि की। 2 पन्ने और पढ़े। उसकी लिखावट साफ थी, दर्द के बीच भी सलीके से। वार्ड की रातें गहरी हैं, पर उससे गहरी है इंतजार। बेड 33 पर जो भी आता है उसे कोई आवाज वापस बुलाती है। मैंने भी सुना, एक सीटी जो ट्रेन नहीं वक्त से आती है। मीरा ने कहा, सो जाओ अंजलि। लेकिन नींद नहीं आई। बेड 33 पर नींद एक पुराना रोग है जिसका इलाज मौत भी नहीं। मैंने पन्ना बंद किया। नजर दीवार घड़ी पर गई। 5:20। लिफ्ट की घंटी दूर कहीं बजी। शायद मॉर्निंग स्टाफ आ रहा था। मैंने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी। पहली नाइट शिफ्ट बची रही, पर मेरे भीतर कुछ खुल गया है, जैसे तीसरी मंजिल ने मेरी नींद की चाबी अपने पास रख ली हो। मैंने पेन कैप किया, डायरी बंद की, और तभी बेड 30 की चादर के नीचे से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हवा नहीं, उंगलियां गुजर गईं। मैं थम गई। धीमे धीमे चादर का कोना जरा सा उठा, न के बराबर, पर उतना कि मेरी आंखें धोखा न खाएं। उस सूक्ष्म सी हरकत के साथ ही फिर वही सीटी, इस बार बहुत दूर से, कहीं नीचे से, शायद अस्पताल के तहखाने से या समय के किसी पुराने प्लेटफॉर्म से। मैंने बेड 33 के पास जाकर चादर को फिर से समतल किया, तकिया ठीक किया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरी धड़कनें थीं, जिन्हें शांत करने के लिए मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। ड्यूटी, जो मैंने फुसफुसाकर कहा, मैं भी करने आई हूं। जो भी तुम चाहती हो उसे लिख दूंगी, पर किसी को नुकसान नहीं होने दूंगी। उस पल हवा ने जैसे मेरी बात सुन ली। वार्ड के पर्दे धीरे धीरे हिले, जैसे किसी ने सिर हिलाकर हामी भरी हो। 5:30 बजे मीरा ने नाइट शिफ्ट क्लोजिंग के लिए साइन कराए। सब ठीक? मैंने एक क्षण सोचा, फिर कहा, हाँ और नहीं भी। मैम, बेड 33 की कहानी मुझे जाननी होगी, नहीं तो मैं रात भर लिखती रहूंगी पर समझ नहीं पाऊंगी। मीरा मैम ने धीरे से कहा, शाम की शिफ्ट के बाद मेरे कमरे में आना। उससे पहले किसी से कुछ मत कहना, और उस चाबी को संभाल कर रखो, वह तुम्हें ही मिली है। मैं स्तब्ध होकर उनकी तरफ देखती रह गई।
तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। ये मंजिल हमें चुनती है, हम मंजिल को नहीं। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मैंने बैग उठाया, चाबी जेब में टटोल कर देखी, अब भी उतनी ही ठंडी। लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने आखिरी बार मुड़कर देखा। वार्ड सी, बेड 30, नीली चादर, सफेद तकिया और सबसे ऊपर वह अदृश्य वजन जो मेरी आंखों पर रखी रात से भी भारी था। मैंने मन में ठान लिया, अंजलि की डायरी पूरी पढ़ूंगी और तीसरी मंजिल की उस सीटी का रास्ता ढूंढूंगी जो हर रात किसी को बुलाती है और किसी की ड्यूटी अधूरी छोड़ जाती है। लिफ्ट में कदम रखती ही थी कि पीछे से किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, राधिका। मैं पलटी, गलियारा खाली। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और धातु की उस पतली रेखा से आखिरी जो आवाज भीतर आई वह सीटी की नहीं थी, वह थी टाइपराइटर के एक अकेले बटन के दबने की। टक, जैसे किसी ने मेरे लिए पहली लाइन टाइप कर दी हो। सुबह की शिफ्ट के बाद मैंने कोशिश की थी कि सो जाऊं, पर आंखें बंद होते ही बेड 30 की चादर मेरे सामने तैर जाती थी। वो उल्टे पैर वाली आकृति, वो चाबी और सबसे ज्यादा ड्यूटी अधूरी है की गूंज जो अब मेरे कानों में नहीं भीतर सुनाई देने लगी थी। मैंने नहाकर खुद को समझाया, यह पेशे का हिस्सा है, हर नर्स को कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है। पर जब शाम हुई और मैं फिर उसी मंजिल की ओर बढ़ी तो दिल ने कहा, यह रात वैसी नहीं होगी जैसी पिछली थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले, वही पीली ट्यूबलाइट, वही फिनाइल की गंध, वही ठंडक जो त्वचा के आर पार उतरती है। वार्ड के बाहर डॉ मीरा सिंह पहले से खड़ी थीं। उन्होंने पूछा, आराम मिला? थोड़ा बहुत, मैंने झूठ बोला। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, जैसे कुछ पढ़ रही हूं। राधिका, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तीसरी मंजिल की कुछ बातें रिकॉर्ड में नहीं है, पर जो जानना जरूरी है वो मैं समय पर बताऊंगी। और अंजलि, उसके बारे में अभी नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। पहले काम सीखो, डर को नहीं। मैंने सिर झुका लिया, पर भीतर एक जिज्ञासा जल रही थी। मीरा मैम कुछ छिपा रही हैं। वार्ड बॉय सलीम दौड़ता हुआ आया। मैम, नया केस आया है, एक्सीडेंट पेशेंट, सिर पर चोट और सिर्फ एक बेड खाली। मीरा ने उसकी बात पूरी की। बेड नंबर 33। सलीम चुप रहा। मीरा ने मेरी तरफ देखा। राधिका, बेड 30 तैयार करो, मरीज को वहीं शिफ्ट करेंगे। मेरे अंदर ठंडा डर सरक गया। मैम, 33, कभी कभी डर को देखने देना जरूरी होता है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जाओ, चादर बदलो। मैंने कांपते हाथों से बेड 33 की चादर हटाई। पुरानी सफेद चादर के नीचे वही निशान थे, किसी के सोने का हल्का दाग, जैसे पुरानी उपस्थिति की छाया। मैंने साफ चादर बिछाई, तकिया बदला, पर जैसे ही मैंने नया तकिया रखा, नीचे से कुछ सरका, एक मुड़ा हुआ कागज। मैंने खोला, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे वहां नहीं रहना था। नीचे फिर वही नाम, अंजलि, राधिका। सलीम की आवाज आई। मरीज आ गया। एक स्ट्रेचर अंदर आया, उस पर एक लड़का, लगभग 25 साल का, माथे पर पट्टी, सांसें भारी। मीरा ने कहा, नाम अरुण मिश्रा, रोड एक्सीडेंट, चेतना आ जा रही है। मैंने उसकी नब्ज पकड़ी, आईवी लगाया और मॉनिटर ऑन किया। बीप बीप की आवाज कमरे में गूंजने लगी। सलीम ने धीरे से मेरे कान में कहा, बेहतर होता किसी और बेड पर रख देते। मैंने कहा, ऑर्डर मीरा मैम का है। मीरा मैम, वह बुदबुदाया। वो जानती हैं क्या कर रही हैं या बस किसी पुरानी गलती को दोहरा रही है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर मन में पुरानी गलती के शब्द गूंजते रहे। अरुण की सांसें स्थिर थीं और उसका माथा पसीने से भीग गया था। मैंने तापमान देखा, सामान्य, पर उसने अचानक कहा, मुझे यहां से ले जाओ। मैं झुककर बोली, क्या हुआ, दर्द है? उसने आंखें खोली, प्यूपिल्स चौड़ी, आवाज कांपती। वो सामने कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, खाली वार्ड, सिर्फ नीली चादरें और मॉनिटर की रोशनी। मैंने उसे शांत किया, पर वह बड़बड़ाता रहा। उसके पैर उल्टे हैं, वो मुझे देख रही है। मैंने मीरा को बुलाया। उन्होंने आकर मरीज को देखा, इंजेक्शन लगाया और शांत स्वर में कहा,
स्लीप इंड्यूसर लगा दो, उसे आराम चाहिए। मैंने पूछा, मैम क्या ये? उन्होंने बीच में ही कहा, कभी कभी मरीज अपनी डर की परछाई देख लेते हैं, ये साइकोसिस भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बेड से पीछे हटी तो देखा अरुण की नजर अब भी किसी पर टिकी थी, जैसे कोई उसकी आंखों के सामने झुका खड़ा हो। वार्ड की लाइट्स धीमी थीं, सभी मरीज सो रहे थे। सलीम कॉरिडोर में झपकी ले रहा था। मैंने मॉनिटर चेक किए, सब सामान्य। तभी वही सीटी, इस बार साफ, लंबी और बहुत नजदीक से। मैंने चारों ओर देखा। वार्ड के दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दीवार पर थी, पतली, हल्की झिलमिलाती। वह चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मैं बाहर निकली। कॉरिडोर खाली, पर फर्श पर गीले पद चिन्ह थे, छोटे नंगे पैर, और उल्टे मेरे कदम खुद ब खुद उन्हें फॉलो करने लगे। वे निशान वार्ड के दूसरे छोर तक गए, जहां दीवार के पास एक पुराना दरवाजा था जिस पर पेंट उखड़ चुका था। ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, ऑब्जर्वेशन रूम बंद। दरवाजे की हैंडल पर वही ठंडक थी जो कल रात थी। मैंने चाबी निकाली। अंकों पर लिखा था 3030, और हैंडल के नीचे भी वही उकेरे हुए अंक थे। 30 चाबी घूमी, दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारें गंदी, छत से जाले झूलते। कोने में एक पुराना स्टील का बेड और उसके पास टूटा टेबल। टेबल पर पड़ा था एक पुराना टाइपराइटर। वही आवाज जो पिछली रात मैंने सुनी थी, टक। मैं करीब गई। टाइपराइटर पर एक कागज अटका हुआ था। उस पर लिखा था, नर्स प्रभा, वार्ड 33, रिपोर्ट इनकम्प्लीट। मैंने कागज उठाया ही था कि पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने घूम कर देखा, कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां लिखा था, स्याही जैसे हाथों से, ड्यूटी अधूरी थी इसलिए मैं रुकी हूं। एक ठंडी हवा चली, टॉर्च झपकी। उस एक पल की झिलमिलाहट में मुझे कोने में कोई खड़ा दिखा, गाउन पहने, बाल खुले, चेहरा अधूरा। और जब टॉर्च फिर जली तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर रखी एक पुरानी नर्स की बैज। उस पर लिखा था, प्रभा। मैं हांफती हुई बाहर निकली। कॉरिडोर में सलीम खड़ा था, चेहरे पर डर और पसीना। आप अंदर क्यों गईं? वो कमरा क्यों बंद था? उसने लंबी सांस ली, क्योंकि वहीं अंजलि की मौत हुई थी। अंजलि? हाँ, सलीम ने धीमे स्वर में कहा। 3 साल पहले बेड 30 की मरीज थी। आत्महत्या का केस बताया गया, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि नर्स प्रभा उसकी निगरानी में थी। उसी रात प्रभा ने ड्यूटी छोड़ी और कभी वापस नहीं आई। और मीरा मैम, वो प्रभा की सीनियर थी, उन्हें सब पता है। मेरे हाथ में अब भी वह बैज था। प्रभा, वही जो मीरा ने कहा था, जो जानना है समय पर बताऊंगी। वार्ड में वापस आई तो अरुण की हालत खराब थी। वह तड़प रहा था, मॉनिटर बीप कर रहा था। मैंने दौड़कर इंजेक्शन तैयार किया। मीरा मैम भी आ गईं। क्या हुआ? मैंने कहा, मरीज हेल्यूसिनेशन में है, कुछ देख रहा है। अरुण चीखा, वो मेरे ऊपर झुकी है, पैर उल्टे हैं, हटा दो उसे। मीरा ने उसे पकड़ने में मदद की। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें उलट रही थीं। अचानक उसने वही शब्द दोहराए, मुझे वहां नहीं रहना था, और उसका शरीर डीला पड़ गया। मॉनिटर की बीप सीधी हो गई, लंबी, एक समान ध्वनि। वार्ड में सन्नाटा छा गया। मीरा ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, नोट कर लो, तुरियो सेप्टियम, मरीज अरुण मिश्रा, एक्सपायर्ड। मैंने कांपते हाथों से नोट किया, पर मेरे कानों में फिर वही सीटी बजी, जैसे किसी ने अरुण को बुलाया हो और वह अब जा चुका हो। मीरा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ऊपर देखा। आओ राधिका। मैंने उनकी टेबल पर नर्स प्रभा का बैज रखा। मुझे ये ऑब्जर्वेशन रूम में मिला। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, प्रभा मेरी बैचमेट थी। 3 साल पहले अंजलि नाम की एक युवती आई थी। आत्महत्या के प्रयास के बाद उसे वार्ड 33 में रखा गया, पर वह बार बार कहती थी, मैं मर चुकी हूं, मुझे यहां मत रखो। प्रभा ने उसे समझाने की कोशिश की, और एक रात अंजलि ने अपने ही टाइपराइटर की रिबन से गला घोंट लिया। फिर प्रभा, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, कहा अब भी उसकी ड्यूटी अधूरी है, और उसी रात गायब हो गई।
अगली सुबह हमने ऑब्जर्वेशन रूम में वही टाइपराइटर पाया और प्रभा का बैज। मीरा की आंखें नम थीं। तब से हर बार जब कोई मरीज बेड 33 पर रखा जाता है, वो या तो मर जाता है या गायब हो जाता है। तो फिर अरुण, वो भी उसी जाल में फंस गया, मीरा ने कहा। तीसरी मंजिल अपने अधूरे को पूरा करती है। मैं नर्स स्टेशन लौटी और अंजलि की डायरी खोली। अगला पन्ना खुला था। प्रभा दीदी कहती हैं, डर को लिखो तो वो छोटा हो जाता है। पर मैंने लिखा और वो और बड़ा हो गया। अब वो मुझसे लिखवाती है, सीटी बजती है और टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है। अगली लाइन, जो भी मेरी कहानी पढ़ेगा वो मेरी जगह लेगा। मैंने तुरंत डायरी बंद कर दी, पर देर हो चुकी थी। कवर के नीचे किसी ने स्याही से कुछ नया लिखा था जो पहले नहीं था। राधिका, अब तुम्हारी ड्यूटी शुरू हुई है। लाइट्स टिमटिमाई। वार्ड की खिड़की खुल गई। हवा में वही ठंडी सीटी गूंजी और किसी की आवाज, बेड 33 फिर जाग गया है। रात तीसरी थी। पहले दिन डर ने मुझे देखा था, दूसरे दिन उसने मेरा नाम पुकारा, और आज मुझे महसूस हो रहा था वो मुझ में उतर चुका है। सुबह जब हॉस्टल लौटी थी, तब भी जेब में पड़ी चाबी जैसे धड़क रही थी। हर बार जब मैं आंख बंद करती, किसी टाइपराइटर की कुंजी खुद बजती, टक टक टक, और हर बार वही शब्द उभरते, ड्यूटी अधूरी है। आज मैं डर कर नहीं, सवाल लेकर तीसरी मंजिल पर जा रही थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले, पर हवा में एक अजीब सी नमी थी। सलीम कॉरिडोर में बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, आप फिर आ गईं राधिका मैडम? 3 रातें काफी होती हैं किसी को छोड़ देने के लिए। मैंने कहा, अब नहीं डरती। वह मुस्कुराया, डर नहीं, जिज्ञासा मारती है। मैंने जवाब नहीं दिया। वार्ड में दाखिल होते ही नजर बेड 33 पर गई। अब वहां फिर सफेद चादर बिछी थी, लेकिन उस पर एक हल्का सा गीला निशान था, जैसे किसी ने वहां बैठकर रोया हो। मीरा मैम फाइलें देख रही थीं। मैंने उनसे पूछा, मैम अंजलि की फाइल कहाँ है? उन्होंने सिर उठाए बिना कहा, पुराने रिकॉर्ड रूम में होगी, पर वो सेक्शन अब सील है। अगर वहां सच है तो। मीरा ने गहरी सांस ली। राधिका, हर सच जरूरी नहीं कि उजाला करे। कुछ सच्चाइयां रोशनी से जल जाती हैं, पर अगर वो सच किसी को मरने से बचा सकता हो। मीरा ने मेरी तरफ देखा। तुम नहीं रुकने वाली है ना? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, रिकॉर्ड रूम की चाबी मेरे पास है, पर याद रखना वहां जो लिखा है, तुम्हें वो पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। उन्होंने अलमारी खोली और मुझे एक पुराना जंग लगा चाबी गुच्छा दिया। फाइल नंबर 33 की तलाश करो, और अगर तुम्हें किसी की आवाज सुनाई दे, जवाब मत देना। रिकॉर्ड रूम की दीवारों पर सीलन थी, जैसे बरसात हर साल यहाँ आती हो, लेकिन कोई खिड़की खोलने वाला ना हो। पंखा बंद था, पर फाइलों के बीच से हवा गुजर रही थी, कागजों की सरसराहट जैसे फुसफुसाहटें। मैंने टॉर्च जलाई और अलमारी नंबर 3 खोली। फाइलें वर्षों की धूल से ढकी थीं। ए, आनंद, बी, भास्कर, और फिर अंजलि। वार्ड C33। फाइल मोटी थी। मैंने उसे धीरे से निकाला। कवर पर लिखा था, पेशेंट अंजलि शर्मा, 24 hours केस टाइप, अटेम्प्टेड सुसाइड, स्टेटस डिसीज्ड। नीचे हस्ताक्षर था डॉक्टर मीरा सिंह और नर्स प्रभा का नाम। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पन्ने पलटे। पहला पन्ना सामान्य मेडिकल रिपोर्ट था, दूसरा ऑब्जर्वेशन नोट्स। तीसरे पर लिखावट बदली हुई थी, असमान, कांपती हुई। मरीज कहती है कि उसके कमरे में हर रात कोई सीटी बजाता है। उसने कहा वो मुझे बुला रहा है। नीचे लिखा था, नोट बाय नर्स प्रभा। सीटी की आवाज मैंने भी सुनी। अगले पन्ने पर स्याही फैल चुकी थी, पर बीच में कुछ शब्द साफ थे, ड्यूटी अधूरी, ट्रेन। तीसरी मंजिल। मैंने पन्ना पलटा और आखिरी पन्ने पर एक छोटा फोटो स्टेपल था, अंजलि सफेद गाउन में, आंखों में अजीब सी थकान। लेकिन तस्वीर के कोने में कुछ और भी था, एक धुंधली आकृति जो उसके पीछे खड़ी थी, वही उल्टे पैर, वही साया। मैंने फाइल बंद की और बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से टक की आवाज आई, वही टाइपराइटर। मैंने टॉर्च घुमाई। पुराने टेबल पर वही टाइपराइटर रखा था जो मैंने पिछली रात देखा था। इस बार उसमें नया कागज लगा था और उस पर अपने आप अक्षर उभर रहे थे।
PR अभा। फिर अगली लाइन, राधिका फिनिश द रिपोर्ट। मैं पीछे हटी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सीटी धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे किसी अदृश्य ट्रेन की सीटी जो रुकने वाली नहीं। मैंने फाइल बाहों में दबाई और दौड़कर वार्ड में लौट आई। सलीम हांफते हुए भागा आया। मैडम, बेड 33 अपने आप गीला हो गया है। मैंने दौड़कर देखा, चादर पर पानी जैसे कोई बरसात हुई हो, पर ऊपर की छत बिल्कुल सूखी। मीरा मैम भी आ गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब वो जाग चुकी है। कौन? अंजलि। उन्होंने फाइल देखी जो मेरे हाथ में थी। तुमने वो फाइल पढ़ ली? मैंने सिर झुका लिया। अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अचानक सारे मॉनिटर बंद हो गए। वार्ड की लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ एक बेड के पास रोशनी बची। बेड 33 वहां चादर हिली जैसे किसी ने करवट ली हो, और उसी पल एक महिला आकृति उठी, सिर झुका हुआ, बाल खुले, चेहरा अंधेरे में। सलीम ने अल्लाह कहते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर फर्श पर चिपक गए, जैसे सीलन ने उसे पकड़ लिया हो। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, अंजलि, अगर तुझे सुकून चाहिए तो बता, क्या अधूरा रह गया? आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया, चेहरा अधजला, आंखें नीली चमकती हुई। उसकी आवाज जैसे किसी टूटी मशीन से निकली। रिपोर्ट, प्रभा की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई। मीरा ने कहा, वो रिपोर्ट अब राधिका पूरी करेगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। अंजलि की निगाहें मुझ पर टिकी, ठंडी, गहरी और आदेश जैसी। हाँ, तू लिखेगी जो हमने झेला। हवा भारी हो गई। वार्ड के सभी बेड की चादरें हल्की हल्की हिलने लगीं, जैसे हवा नहीं, आवाजें चल रही हों। मीरा ने मेरी तरफ फाइल बढ़ाई। राधिका, ये तुम्हारा काम नहीं, पर अब कोई रास्ता नहीं। मैंने फाइल खोली। अंदर आखिरी पन्ना खाली था। मीरा बोली, लिखो जो वो कह रही है। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वो लगभग 2 फीट दूर थी। उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, जैसे लिखने का इशारा कर रही हों। मैंने पेन उठाया, हाथ कांप रहे थे। पहला शब्द लिखा, अंजलि शर्मा। मृत नहीं, अटकी हुई। अंजलि की आंखें चमकीं। उसने कहा, और लिखो, नर्स प्रभा निर्दोष थी। मीरा की आंखों से आंसू टपके। हाँ, प्रभा निर्दोष थी। मैंने वही लिखा। जैसे जैसे शब्द फाइल में उतरते गए, कमरे का तापमान गिरता गया। लाइट्स टिमटिमाई, हवा घूमने लगी। अंजलि की आकृति धुंध में बदलने लगी। उसने धीरे से कहा, अब मेरी ड्यूटी पूरी हुई। और उसी पल एक आखिरी सीटी बजी, लंबी, शांत, जैसे किसी ट्रेन ने मंजिल पाली हो। कमरा फिर सामान्य हो गया। मीरा फाइल बंद कर रही थीं। उनकी हथेलियां कांप रही थीं। सलीम दीवार से टिक कर बैठ गया, और मैं बस बेड 33 को देखती रही। अब वहां कुछ नहीं था। चादर सूखी थी, तकिया समतल। बस उसकी छाया दीवार पर ठहरी हुई थी, जैसे कोई मुस्कुराकर विदा ले गया हो। मीरा ने कहा, अब से यह बेड हमेशा खाली रहेगा। मैंने पूछा, और रिपोर्ट? उन्होंने फाइल मुझे थमाई। इसे संभालो, जो अधूरा था तुमने पूरा किया। नर्स स्टेशन पर बैठी। मैंने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। नीचे किसी ने स्याही से लिखा था, धन्यवाद राधिका, 3री मंजिल अब चैन से सो सकती है। मैंने पन्ना पलटा। पिड़ोवा लाइन कहीं नहीं थी। शायद उसने खुद मिटा दी। लिफ्ट की घंटी बजी। सुबह की धूप दीवारों पर उतर रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया, 3री मंजिल अब उतनी ठंडी नहीं थी। पर जब मैं निकलने लगी तो सलीम ने धीरे से कहा, मैडम, आपने रिपोर्ट में साइन नहीं किया। मैंने फाइल खोली। नीचे पहले से एक सिग्नेचर था, राधिका वी, और तारीख 14 नवंबर 3 CBM। पर उस वक्त मैंने साइन किया ही नहीं था। 3 रातें बीत चुकी थीं। अब वार्ड में कोई बेड नंबर 33 की तरफ देखता तक नहीं था। मीरा ने फाइल बंद कर दी थी। सलीम अब वहां झाड़ू लगाते वक्त भी प्रार्थना करता था, और मैं वो सब लिख चुकी थी जो किसी इंसान को नहीं लिखना चाहिए था। पर अजीब बात यह थी, जैसे जैसे मैंने अंजलि की रिपोर्ट पूरी की, मुझे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। कभी कान में सीटी सुनाई देती,
कभी चलते चलते किसी के कदमों की आहट पीछे महसूस होती, और सबसे डरावनी बात, हर बार जब मैं शीशे में देखती मेरी परछाई का पैर उल्टा दिखाई देता। लिफ्ट से निकलते ही मुझे लगा कि गलियारा सामान्य है, पर हवा में एक सीलन सी गंध थी जो पिछले दिनों से अलग थी। वार्ड में मरीज कम थे, मशीनें धीमी बीप दे रही थीं। सलीम ने कहा, आज कुछ भारी है हवा में। मैडम, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हर दिन ऐसा ही लगता है सलीम, उसने धीरे से कहा। नहीं, आज तो जैसे वो लौट रही है। कौन? जो अपनी जगह किसी और को देना चाहती है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज जरूर हो गई। मीरा मैम वार्ड में आई। उनके साथ एक नई लड़की थी, नर्स त्रिशा सेन। चेहरे पर उत्साह, पर आंखों में हल्की जिज्ञासा। मीरा ने कहा, राधिका, यह त्रिशा है। आज से तुम्हारे साथ नाइट ड्यूटी पर रहेगी। मैंने हाथ मिलाया। वेलकम त्रिशा, उसने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स। सब कह रहे थे तीसरी मंजिल डरावनी है, पर मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है। मीरा ने कहा, नॉर्मल रहना भी एक किस्म की हिम्मत है, बस अपना काम करते रहना। फिर मेरी तरफ देखते हुए जोड़ा, और राधिका, जो कुछ हुआ उसे पीछे छोड़ दो, समझी? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर भीतर से जानती थी तीसरी मंजिल पीछे नहीं छोड़ती, वो साथ लेकर चलती है। मैं और त्रिशा दवाइयों की ट्रे तैयार कर रहे थे। वार्ड में सब शांत था। तभी इंटरकॉम ट्रर ट्रर करके बजा। त्रिशा ने रिसीवर उठाया। हेलो, वार्ड सी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, कोई नहीं बोल रहा, बस सांसों की आवाज आ रही है। मैंने रिसीवर उसके हाथ से लिया। वही आवाज, धीमी टूटती हुई सांस, और फिर एक शब्द, राधिका। मैंने तुरंत फोन रख दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। त्रिशा डर कर बोली, कौन था ये? मैंने झूठ बोला, गलत कॉल होगी, पर मैं जानती थी वो गलत कॉल नहीं, कॉल बैक था। बेड 30 के पास मरीज को इंजेक्शन लगाकर मैं वापस मुड़ी। कॉरिडोर के मोड़ पर कोई खड़ा था, एक स्त्री आकृति, वार्ड के गाउन में, बाल खुले हुए। मैंने सोचा शायद त्रिशा होगी, पर उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। उसने धीरे से सिर झुकाया, और मैंने देखा उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान जैसे रस्सी के हों। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। मैं जड़ हो गई। वो बोली, रिपोर्ट पूरी हुई, अब हस्ताक्षर चाहिए। उसकी आवाज अंजलि जैसी थी, लेकिन लहजा प्रभा का। कौन हो तुम? मैंने कहा। जो ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई। प्रभा। वो मुस्कुराई, और उसके होंठों से खून टपका। हाँ, पर अब तेरी बारी है राधिका। मैं पीछे हटी, आवाज निकली नहीं। तभी मीरा मैम पीछे से आई। राधिका, क्या हुआ? मैं पलटी, पर जब देखा वो आकृति गायब हो चुकी थी। मीरा ने कहा, फिर से देखा तुमने, है ना? मैंने कांपते हुए कहा, वो मुझसे साइन करवाना चाहती थी। मीरा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उससे बात मत करना, वो अब आधी दुनिया में नहीं है। अगर तुमने जवाब दिया तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। त्रिशा दवाइयां बांट रही थी। मैं नर्स स्टेशन के शीशे के पास गई। थोड़ी थकी हुई थी तो झुककर चेहरा देखा, पर शीशे में जो दिखा वो मैं नहीं थी। मेरी आंखें धुंधली, चेहरा फीका और पैर उल्टे। मैंने झटके से पीछे देखा। मेरे पैर सामान्य थे। फिर शीशे की तरफ। वो परछाई अब मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, अब तेरा नंबर है नर्स। मेरा दिल जम गया। शीशा अपने आप कर फट गया, और बीच में स्याही जैसा धुआं निकलने लगा। त्रिशा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? ये शीशा कैसे टूटा? मीरा भी पहुंची। उन्होंने शीशे की दरारों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, उसने शुरू कर दिया है। किसने? प्रभा ने। वो अब बाहर नहीं है राधिका। उसने रास्ता ढूंढ लिया है तेरे जरिए। मैंने अपने बैग से अंजलि की डायरी निकाली। वो खुद ब खुद फड़फड़ाकर खुल गई। पन्नों पर अब नई स्याही थी जो मैंने कभी नहीं लिखी थी। उस पर लिखा था, रिपोर्ट पूरी हुई, अब नर्स का साक्ष्य बाकी है। तीसरी मंजिल किसी को नहीं छोड़ती। मीरा ने फाइल उठाई और कहा, अगर ये खत्म करना है तो तुम्हें वही करना होगा जो प्रभा ने शुरू किया था। क्या? उस कमरे में जाना पड़ेगा जहां अंजलि ने आखिरी बार सांस ली थी।
सलीम ने तुरंत कहा, मैम वो पागलपन है। मीरा बोली, अब और विकल्प नहीं। हर नई नर्स, हर नया मरीज ये चक्र दोहराता रहेगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगी। हम तीनों, मैं, मीरा और सलीम कॉरिडोर से गुजरे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही दर्द हो। दरवाजे पर वही नंबर उकेरा था, 33। मीरा ने कहा, चाबी तुम्हारे पास है। मैंने जेब से निकाली। वो अब भी ठंडी थी, जैसे बर्फ में रखी हो। मैंने ताला घुमाया, टक, क्लिक। दरवाजा खुलते ही वही पुराना कमरा, टाइपराइटर, टूटा बेड, दीवार पर अंधेरी परतें। लेकिन अब कमरे के बीच में कोई खड़ा था, सिर झुका हुआ, गाउन पहने और पैरों की दिशा फिर उल्टी। मीरा ने कहा, राधिका अब बोलो, तेरी ड्यूटी मैंने पूरी कर दी। बस इतना कहना। मैंने कांपते हुए कहा, तेरी ड्यूटी मैंने पूरी कर दी। पर उस आकृति ने सिर नहीं उठाया। उसने हाथ उठाया और मेरी आवाज बदलने लगी, धीमी, भारी, किसी और जैसी। वो बोली, नहीं राधिका, अब तेरी ड्यूटी शुरू हुई है। हवा तेज हुई। टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। कुंजियां खुद टकराईं। टक 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 कागज पर लिखा आने लगा, नर्स राधिका वर्मा, असाइंड टू वार्ड सी, बेड नंबर 33, परमानेंट ड्यूटी। मीरा ने चिल्लाया, राधिका बाहर आओ। सलीम ने मेरा हाथ पकड़ा, पर किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। अदृश्य पर शक्तिशाली। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। फर्श पर गीले निशान बने, उल्टे पैर। मीरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय, आउम नमः शिवाय। और तभी दरवाजा एक झटके में बंद हो गया। कमरे के अंदर मैं अकेली थी। टाइपराइटर अब भी चल रहा था। हर अक्षर जैसे मेरी नसों में उतर रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अंधेरे से आवाज आई, बस वही जो तुमने चाहा, सच। अब सच तुम्हारे अंदर है। फर्श पर वही अंजलि की डायरी पड़ी थी। उसका आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उस पर लिखा था, प्रभा, अंजलि और अब राधिका, हम सब एक ही ड्यूटी पर हैं। मैंने अपनी हथेली देखी। उंगलियों पर स्याही नहीं, खून था। और दीवार पर मेरी परछाई, पैर उल्टे। सलीम और मीरा दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। कमरा खाली था। टाइपराइटर के कागज पर सिर्फ एक लाइन, ड्यूटी ट्रांसफर कंप्लीट। मीरा ने फाइल उठाई, कांपती आवाज में बोली, तीसरी मंजिल ने अपनी नई नर्स चुन ली है। सलीम की आंखें भर आईं। राधिका मैडम। दीवार के कोने में अंधेरे में कुछ हल्का सा हिला। एक परछाई, गाउन पहने, धीरे धीरे गलियारे की तरफ बढ़ती हुई, पैर उल्टे, हाथ में वही नीली डायरी। वो रुकी, पीछे मुड़ी और बहुत धीमे स्वर में बोली, वार्ड सी, ड्यूटी ऑन। तीसरी मंजिल पर अब कोई नहीं जाता। वार्ड सी को मेंटेनेंस अंडर प्रोग्रेस के नाम पर बंद कर दिया गया है। पर सच्चाई ये है, वहां राधिका की आवाज अब भी सुनाई देती है। सुबह की शिफ्ट के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि रात में उस वार्ड की लाइट अपने आप जल जाती है और अंदर से टाइपराइटर की आवाज आती है। एएम्स के रिकॉर्ड्स में अब वार्ड सी का कोई जिक्र नहीं, पर हर डॉक्टर जानता है तीसरी मंजिल अब भी सांस लेती है। मीरा अपने केबिन में बैठी थी। 3 दिनों से उनकी नींद गायब थी और उनकी मेज पर राधिका की डायरी रखी थी, वही जिसके आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे। सलीम अंदर आया, हाथ में चाय का कप लिए। मैम, आप अब भी तीसरी मंजिल का नाम क्यों लेती हैं? सब खत्म हो चुका है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। खत्म नहीं सलीम, किसी की ड्यूटी अब भी जारी है। राधिका गई नहीं, फंस गई है। सलीम ने सिर झुका लिया। फिर आप क्या करेंगी? मीरा ने कहा, आज रात हम वार्ड सी का दरवाजा खोलेंगे और इस बार उसे वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पर। सलीम कांप गया। मैम, वहां अब नर्स प्रभा भी लौट आई है। पिछले हफ्ते गार्ड्स ने देखा था, किसी ने सीढ़ियों के नीचे से लिफ्ट की ओर जाते समय जय दुर्गा बोलकर गायब हो गया। मीरा ने फाइल बंद की। तो ठीक है, आज रात हम तीनों मिलेंगे, मैं, तुम और वो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सन्नाटा गूंजने लगा। चारों तरफ चेतावनी बोर्ड लगे थे, एरिया सील्ड, एंट्री प्रोहिबिटेड। पर मीरा के हाथ में मास्टर की थी। उन्होंने धीरे से कहा, राधिका, मैं आ गई हूं। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा में वही ठंडी गंध फैल गई, फिनाइल में मिली हुई किसी पुराने कमरे की सांस।
वार्ड के भीतर लाइट अपने आप जल उठी। बेड 30 पर अब चादर नहीं थी, बल्कि काली डायरी रखी थी। मीरा ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। कवर पर उभरा हुआ नाम था, नर्स प्रभा। डायरी खुली और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। बीच में रुककर एक पन्ने पर शब्द उभरे। मैंने उसे रोका नहीं, इसीलिए वो अब वहीं है जहां मुझे होना था। वार्ड 33 को बंद मत करो, नहीं तो आत्माएं और भटकेंगी, सलीम ने डर कर कहा। मैम, इसे छोड़िए, ये जिन्नात का काम है, मीरा ने कहा। नहीं सलीम, ये अपराध बोध है जो आत्मा बन गया। उन्होंने पन्ने के नीचे लिखा देखा, तीसरी मंजिल की आखिरी चाबी मेरे पास नहीं है, अब उसके पास है। उसके पास? सलीम ने पूछा। मीरा ने कहा, मतलब राधिका। वार्ड के बीच हवा हल्की घूमी। मॉनिटर अपने आप बीप बीप करने लगे। हालांकि उनमें कोई मरीज नहीं था। और फिर दीवार पर छाया बनी, राधिका की। वही नर्स की टोपी, वही चाल, पर पैर अब भी उल्टे। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, राधिका, अगर तू सुन रही है, मैं हूं यहां। मैंने तेरी रिपोर्ट पढ़ ली है, अब लौटा। दीवार की छाया हिली। उसने टाइपराइटर की तरफ इशारा किया। वह अपने आप चलने लगा। टक टक टक, कागज पर शब्द उभरे। मैं लौट नहीं सकती, पर कोई मेरी जगह ले सकता है। सलीम पीछे हट गया। मैम, वो आपको बुला रही है, मीरा ने कहा। नहीं, वो मुझे नहीं, प्रभा को बुला रही है। दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, धीरे धीरे। मीरा और सलीम दोनों पीछे हट गए। दरवाजा अपने आप खुला और एक बूढ़ी नर्स अंदर आई। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें अब भी पहचानने योग्य। नर्स प्रभा। मैम, सलीम की आवाज कांप गई। आप जिंदा हैं? प्रभा मुस्कुराई। शरीर नहीं, पर वादा जिंदा है। मीरा के होंठ सूख गए। प्रभा दी, क्या आपने ये सब क्यों शुरू किया? प्रभा बोली, क्योंकि मैं अंजलि को बचा नहीं पाई। मैंने कहा था कि रिपोर्ट अधूरी है। अब वो रिपोर्ट नहीं, प्रायश्चित है। वह धीरे धीरे बेड 30 की ओर चली। हर कदम पर हवा ठंडी होती गई। राधिका, प्रभा बोली, अब तू नहीं, मैं पूरी करूंगी। यह वार्ड मेरा था और मैं ही इसे शांत कर सकती हूं। टाइपराइटर ने खुद चलना बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रभा ने टाइपराइटर के सामने बैठकर नया कागज लगाया। हाथों से कीबोर्ड को छुआ और बोली, ये रिपोर्ट आखिरी होगी। मीरा और सलीम ने सांस रोकी। टाइपराइटर पर अक्षर अपने आप उभरने लगे। पेशेंट अंजलि शर्मा, रिलीज्ड। नर्स राधिका वर्मा, ड्यूटी कंप्लीट। नर्स प्रभा, डिस्चार्ज्ड फॉरएवर। आखिरी शब्द पर कमरे में तेज हवा चली। टाइपराइटर जोर से बंद हो गया। फर्श पर फैले उल्टे पदचिह्न धीरे धीरे गायब हो गए। दीवार पर 3 परछाइयां बनी, अंजलि, राधिका और प्रभा। तीनों ने धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ थामा और फिर धुएं में विलीन हो गईं। मीरा की आंखों में आंसू थे। अब शायद तीसरी मंजिल सो पाएगी। AIMS की छत पर पहली धूप फैली। तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर अब धुंध नहीं थी। मीरा और सलीम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अब सब खत्म? सलीम ने पूछा। मीरा बोली, हाँ, लेकिन याद रखो, कोई भी वार्ड तभी शांत होता है जब उसकी रिपोर्ट पूरी हो जाए। सलीम ने हिम्मत कर पूछा, तो अब वार्ड C का क्या होगा? मीरा ने कहा, वार्ड C अब वार्ड ऑफ ऑनर बनेगा। उन नर्सों की याद में जिन्होंने अपनी ड्यूटी आखिरी सांस तक निभाई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की पर सुबह की रोशनी में कुछ झिलमिलाया। 3 परछाइयां मुस्कुराती हुई, फिर गायब। टाइम्स की तीसरी मंजिल को आधिकारिक रूप से रिओपन किया जाएगा। नया नाम रखा गया है, प्रभा वार्ड, नाइट ड्यूटी शिफ्ट। अब से 2 नर्सों के साथ की जाएगी ताकि कोई भी अकेला न रहे। मीरा ने अखबार मोड़ा और खिड़की से बाहर देखा। हवा हल्की थी, धूप कोमल। पर जब उन्होंने अपनी डायरी खोली, एक कागज नीचे गिरा। पुराने टाइपराइटर की रिबन का टुकड़ा। उस पर उभरे थे वही शब्द, ड्यूटी ओवर।